ये फिल्म हॉलीवुड के इतिहास की एक बहुत बड़ी फिल्म है और इस फिल्म को हॉलीवुड में कोर्ट रूम फिल्मों की सीरीज में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म माना गया है और साथ ही साथ इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 8.9। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसकी उम्र 18 साल है और इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने अपने पिता को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इसके केस की सुनवाई होती है और इस सुनवाई में 12 लोग भी होते हैं और ये 12 लोग इस पूरे केस को सुनते हैं और जज ये फैसला करते हैं कि अब जो आखिरी फैसला होगा वो इन 12 लोगों का होगा। वो इन 12 लोगों की ज्यूरी को एक रूम में भेज देते हैं जहां पर इन 12 लोगों को ये फैसला करना है कि ये लड़का अपराधी है कि नहीं, और अगर इन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़का अपराधी है तो इसे फांसी की सजा मिलेगी, और अगर इन्होंने ये फैसला किया कि ये लड़का अपराधी नहीं है तो इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ये 12 के 12 लोग एक रूम में आते हैं और यहाँ पर कोर्ट का जो सरकारी आदमी होता है वो इन सब को बोलता है कि अब से जब तक फैसला नहीं हो जाता कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जा सकता, ना ही आपको किसी से मिलने या फोन करने की इजाजत है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बुला सकते हैं, और वो वहां से बाहर चला जाता है। इसके बाद ये 12 ज्यूरी मेंबर्स होते हैं, ये सब अपने अपने नंबर से बैठते हैं। दरअसल यहाँ पे हर एक ज्यूरी को एक नंबर दिया गया है और इन सब के लिए ये एक वन साइडेड केस है क्योंकि सारे गवाह सारे सबूत उस लड़के के खिलाफ हैं जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, और इन सबको ये लगता है कि ये कुछ ही मिनटों में अपना फैसला देकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये सब बैठ जाते हैं और इसके बाद ये लोग ये फैसला करते हैं कि अब हम वोट करेंगे और अगर सभी वोट एक पक्ष में होंगे तो हम अपना ये फैसला जज को कोर्ट को सुना देंगे। और इसके बाद ये कहते हैं कि जिस जिसको ये लगता है कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया है वो अपना हाथ खड़ा करें, और इनमें से 11 लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, यानी कि इनको ये लगता है कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया है। लेकिन इसमें जो 8 नंबर का ज्यूरी मेंबर होता है वो अपना हाथ खड़ा नहीं करता, और जब ये कहा जाता है कि वो लोग अपना हाथ खड़ा करें जिन्हें ये लगता है कि लड़के ने कत्ल नहीं किया, तो 8 नंबर का ज्यूरर अपना हाथ खड़ा करता है। और इस बात से सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि इन सब को ये लगता था कि जल्दी से फैसला हो जाएगा और इसके बाद ये सब अपने अपने घर अपने अपने काम पर चले जाएंगे। अब क्योंकि एक वोट लड़के के पक्ष में है इसीलिए ये यहाँ से नहीं जा सकते, और इस बात से सारे के सारे 8 नंबर के ज्यूरर से इरिटेट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। तभी इनमें से एक बोलता है कि हमें इन्हें कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़का गिल्टी है, उसने अपने पिता का कत्ल किया है, और एक एक करके सब उन बातों को यहाँ पर बताते हैं जो कोर्ट में हुई थी। दरअसल लड़के के खिलाफ कुछ ऐसे पुख्ता सबूत होते हैं जो उसे मुजरिम साबित करते हैं, और इसमें सबसे बड़े 3 गवाह होते हैं। सबसे पहला वो आदमी जो उनके रूम के नीचे रहता था, उसका कहना ये था कि उसने उसे अपने पिता का कत्ल करके भागते हुए देखा। दूसरा वो चाकू जिससे इस लड़के के पिता का कत्ल हुआ था, वो चाकू उन्हें मौकाए वारदात में मिला था और वो चाकू उस लड़के ने उसी शाम को खरीदा था। और तीसरी गवाह वो औरत होती है जो उनके रूम के सामने वाली बिल्डिंग में रहती है, और ये बिल्डिंग रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ होती है। उसका कहना भी ये था कि उसने उस लड़के को उसके पिता का कत्ल करते हुए देखा, और ये औरत इस लड़के को पहले से जानती है। तो ये 3 बड़े सबूत होते हैं जो ये साबित करते हैं कि उस लड़के ने अपने पिता का चाकू से कत्ल किया है। इन 12 ज्यूरी मेंबर में जो ज्यूरर नंबर 3 होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि आप भी उसी अदालत में थे जहां पर हम थे और आपने भी वो सब कुछ सुना है। आपको क्या लगता है कि उस आदमी ने अपने पिता का खून नहीं किया? अब जो ज्यूरर नंबर 8 होता है जिसने उस लड़के के पक्ष में वोट दिया है, वो कहता है आदमी वो मात्र 18 साल का बच्चा है। ज्यूरर नंबर 3 बोलता है कि ठीक है मुझे पता है, लेकिन ये केस बिल्कुल साफ है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। वो एक मुजरिम है और उसने अपने पिता का कत्ल किया था, और 18 साल की उम्र में कोई बच्चा नहीं होता। और आप क्या चाहते हैं कि जो आपने कोर्ट में सुना वो सब कुछ मैं यहाँ पर दोबारा सुनाऊं?
वो कहता है कि जी नहीं, मैं चाहता हूं कि हम एक बार डिस्कशन करें, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है और हमारा वोट एक इंसान को फांसी के तख्ते पर ले जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी ज्यूरी मेंबर्स होते हैं वो लगभग सब के सब ज्यूरर नंबर 8 के खिलाफ होते हैं, क्योंकि इन सबको ये पूरा विश्वास है कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया है। ज्यूरर नंबर 8 बोलता है, लेकिन मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है, मैं अपना फैसला इतनी जल्दी नहीं दे सकता। उसके सामने ज्यूरर नंबर 7 होता है। वो कहता है कि मैंने अपना हाथ फौरन खड़ा कर लिया, इसका मतलब ये मेरे लिए आसान था। मैं कहता हूं कि वो लड़का अपराधी है, वो गिल्टी है, और आप 100 साल तक भी बहस करते रहें तो भी मेरा दिमाग नहीं बदल सकते। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब यही मानते हैं कि वो लड़का गिल्टी है। अब इसका फैसला अगर हम 5 मिनट में कर लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यूरर नंबर 8 बोलता है कि अगर हम इसका फैसला 1 घंटे बाद कर दें तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी जिस बेसबॉल के मैच में आप जाना चाहते हैं वो 1 घंटे बाद शुरू होगा। दरअसल ज्यूरर नंबर 7 को बेसबॉल का मैच देखने के लिए जाना होता है, इसीलिए वो जल्दी से यहाँ से छूटकर अपने मैच को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अब ये सब यहाँ पर अटक के रह गए हैं, क्योंकि वोटिंग हुई है 11 के मुकाबले 1, यानी कि 11 दोषी और 1 निर्दोष। यहाँ पर जो ज्यूरर नंबर 12 होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको एक एक करके इन साहब को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो लड़का दोषी था। ये आइडिया सबको अच्छा लगता है और एक एक करके ये सारे के सारे लोग ज्यूरर नंबर 8 को ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि लड़का दोषी था। सबसे पहले ज्यूरर नंबर 3 उस गवाह के बारे में बताता है जो कि उसी खोली के नीचे वाली खोली में रहता था जहां पर कत्ल हुआ था। ये एक बूढ़ा आदमी था। ज्यूरर नंबर 3 बोलता है कि उसने बताया था कि उसने तेज आवाजें आती हुई सुनी थी जो कि लड़ाई झगड़े की आवाजें थी, और तभी उसने एक चीखती हुई आवाज सुनी, मैं मार डालूंगा तेरे को, और इसके बाद धम की आवाज आई जैसे कोई फर्श पर गिरा हो। वो बूढ़ा आदमी बाहर गया, उसने दरवाजा खोला और उस लड़के को सीढ़ियों से भागते हुए देखा। इसके बाद उस आदमी ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस वहां पर आई, उस आदमी के कमरे में गई तो वहां पर उस आदमी की लाश मिली जिसके दिल में 4 इंच गहरा चाकू गड़ा हुआ था, और ये उसके बेटे ने किया था। मैं मानता हूं कि उसकी उम्र मात्र 18 साल है, लेकिन जो जुर्म उसने किया है वो बहुत ही संगीन है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसके बाद एक ज्यूरर उस औरत की गवाही के बारे में बताता है जिसने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा, जो कि रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ रहती है। उस औरत का कहना था कि उसे गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, और जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो सामने वाली खिड़की में उसे ये दिखा कि ये लड़का अपने पिता को चाकू मार रहा है। हालांकि उसी वक्त वहां से एक ट्रेन गुजरी थी, लेकिन अदालत में ये साबित हो चुका है कि अगर ट्रेन की लाइट्स बंद हो तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है ये बिल्कुल साफ साफ और अच्छी तरह देखा जा सकता है। ज्यूरर नंबर 8 कहता है कि हम सबसे पहले उस बिल्डिंग वाले लोगों की बात करते हैं जिन्होंने बाप बेटे की झगड़े की आवाजें सुनी थी, लेकिन किस बात पे झगड़ा हो रहा था, वो आपस में क्या कह रहे थे, उन्होंने इस बात को नहीं सुना। इसके बाद उन्होंने 2 थप्पड़ों की आवाजें सुनी और लड़का घर से चला गया। इससे क्या साबित होता है? उनमें से एक कहता है कि इससे वैसे तो कुछ साबित नहीं होता। ज्यूरर नंबर 8 कहता है कि शायद कुछ लोग इसे कत्ल की एक वजह समझ रहे हों, लेकिन ये लड़का अपनी जिंदगी में इतनी बार इतने थप्पड़ खा चुका है कि ये उसके लिए एक आम बात है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जिस तरह के समाज से लड़का आता है वहां पे लड़ाई झगड़ा मार काट ये सब बहुत ही आम बात है, और ये बात वो जानता है। तभी वहां पर ज्यूरर नंबर 4 बोलता है, वो कहता है कि शायद ये आखिरी वो 2 थप्पड़ थे जहां पर सारी हदें खत्म हो जाती हैं। ज्यूरर नंबर 7 बोलता है कि 10 साल की उम्र में इसने अपने टीचर को पत्थर मारा जिसकी वजह से इसे सजा हुई। 15 साल की उम्र में इसे बाल सुधार गृह भेजा गया। इसका नाम कई चोरियों में भी है और ये चाकू चलाने में उस्ताद है, यानी कि चाकू चलाने में बहुत मास्टर भी है। और इसके बाद एक एक करके सभी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। ज्यूरर नंबर 8 जो कि उस बच्चे की साइड है जिसने अपना वोट इस पक्ष में दिया है कि बच्चा बेकसूर है, वो कहता है कि मैंने हर रोज कोर्ट की सुनवाई सुनी है, और जो उस बच्चे का सरकारी वकील था वो बहुत कमजोर था। उसने बहुत सारी ऐसी बातें हाथ से जाने दी जहां पर वो सवाल पूछ सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और मैं उस चाकू को देखना चाहूंगा जिससे उस लड़के ने अपने पिता का खून किया था, और इसके बाद उस चाकू को मंगवाया जाता है।
और जूरर नंबर 4 कहता है कि इस चाकू को ध्यान से देखिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा चाकू कभी नहीं देखा, और जिस दुकानदार ने इस चाकू को उस लड़के को बेचा था उसका भी ये कहना था कि उसने आज से पहले ये चाकू कभी नहीं देखा, और लड़के का ये कहना था कि उसने ये चाकू खरीदा और उसकी जेब फटी हुई थी, इसीलिए उसकी जेब से ये चाकू गिर गया। और बड़े इत्तेफाक की बात है कि उसी रात को किसी ने ऐसे ही चाकू से उसके पिता का कत्ल कर दिया। वो लड़का झूठ बोल रहा था, ये मुमकिन नहीं हो सकता। ज्यूरर नंबर 8 बोलता है कि नामुमकिन मुझे भी लगता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और तभी वहां पर ज्यूरर नंबर 3 आता है। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ज्यूरर नंबर 8 जो कि लड़के की तरफ होता है, वो अपनी जेब से हूबहू वैसे ही चाकू निकालता है और टेबल पर उसी चाकू के पास गाड़ देता है, और सब उस चाकू को देखकर हैरान हो जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसे ये चाकू कहां से मिला। वो बताता है कि कल रात को मैं टहलता हुआ उस लड़के की बस्ती की तरफ निकल गया था, और वहीं पर मुझे एक दुकान में ये मात्र 30 रुपए में मिला। यानी कि दुकानदार का और यहाँ पर जितने भी लोगों का दावा था कि ऐसा चाकू मिलना बहुत मुश्किल है, वो दावा पूरी तरह से गलत था। और ज्यूरर नंबर 8 बोलता है कि ठीक है, एक बार फिर से वोटिंग की जाए, और अगर अब भी आप 11 के 11 लोगों का एक ही फैसला होगा तो हम उस लड़के को अपराधी मान लेंगे। इसके बाद वोटिंग होती है। इस बार वोटिंग गुप्त होती है, यानी कि सब पर्ची पर अपना वोट लिख कर देते हैं, और सबको ये लगता है कि अब ये सब खत्म हो चुका है, लड़का अपराधी साबित हो जाएगा, और वो सब जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब वोट काउंट होते हैं तो पता चलता है कि किसी एक ने अपना वोट बदल लिया है, और अब 10 लोग इस पक्ष में हैं कि लड़का अपराधी है, और 2 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि लड़का अपराधी नहीं है। इस बात से लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि कौन है वो गद्दार जिसने अपना वोट बदला है। वहां पर जो ज्यूरर नंबर 9 होता है, वो कहता है कि मैंने अपना वोट बदला है। दरअसल इन्होंने एक जुआ खेला एक साथी की तलाश में, और मैंने इनका साथ दिया। हालांकि मेरी नजरों में अभी भी लड़का बेकसूर नहीं बल्कि अपराधी है। यहाँ पर ज्यूरर नंबर जो 12 होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मान लेते हैं कि उस लड़के ने अपने पिता का खून नहीं किया, तो फिर किसने किया। ज्यूरर नंबर 8 कहता है कि उसका पिता कोई अच्छा इंसान नहीं था। जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उसका काम था, और पिछले कुछ दिन पहले उसने एक आदमी का हाथ भी तोड़ दिया था। वो जेल भी जा चुका है। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। और वैसे भी ये सब पुलिस का काम है। हमारा काम सिर्फ ये है कि हमें ये फैसला करना है कि उस लड़के ने अपने पिता का खून किया है कि नहीं। ज्यूरर नंबर 3 कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो और उस बूढ़े आदमी की गवाही के बारे में बात करो जो उनके कमरे के नीचे रहता है। उसने गवाही दी थी कि उस लड़के ने चीख कर कहा था कि मैं मार डालूंगा तुझे, और इसके ठीक 1 सेकंड बाद उसने किसी के गिरने की धम की आवाज सुनी, और 15 सेकंड बाद जब वो बाहर गया तो उसने उस लड़के को भागते हुए देखा। और इस गवाही को हम नकार नहीं सकते। आखिर वो बूढ़ा झूठ क्यों बोलेगा। यहाँ पर जो ज्यूरर नंबर 9 होता है, वो कहता है कि अदालत में मैं उस बूढ़े को ध्यान से देख रहा था। उसके पैर पर लकवा था, वो घिसट घिसट के चल रहा था। वो एक मामूली, सहमा और डरा हुआ इंसान था जिसे शायद पूरी जिंदगी में कभी किसी ने नहीं पूछा। और ऐसे इंसान के दिल में हसरत होती है कि उसे भी जिंदगी में कभी न कभी अहमियत मिले, और अगर ऐसे इंसान को ऐसा मौका मिलता है तो वो इस मौके को कभी भी नहीं छोड़ सकता। नंबर 7 कहता है कि आपके कहने का मतलब ये है कि उसने झूठ इसलिए बोला ताकि उसे थोड़ी सी अहमियत मिल जाए। ज्यूरर नंबर 9 कहता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने आवाज सुनी होगी, मैं मार डालूंगा तुझे, और उसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया कि ये आवाज उसी लड़के की थी। तभी एक ज्यूरर बोलता है कि लेकिन उसने अपनी आंखों से उस लड़के को भागते हुए देखा था। उसने धम से ऊपर किसी के गिरने की आवाज सुनी, वो दरवाजा खोलकर बाहर गया और उसने देखा कि वहां से वो लड़का सीढ़ियों से भाग रहा था। ज्यूरर नंबर 8 कहता है चलो इस बात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उस बूढ़े के कमरे से सीढ़ियों तक का फासला 50 फीट का है, और एक ऐसा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर है, उसको 15 सेकंड लगे वहां सीढ़ियों तक पहुंचने में, जो कि इतना आसान नहीं है। और इसके बाद ये सब मिलकर उस रूम में इस पूरे एक्ट को दोबारा करते हैं, जिसमें ज्यूरर नंबर 8 उस बूढ़े का किरदार प्ले करता है, और वो उसी की तरह चलता हुआ 50 फीट का डिस्टेंस कवर करता है। और ये सब करने में उसे 41 सेकंड्स लगते हैं, जबकि बूढ़े का ये कहना था कि उसने ठीक 15 सेकंड्स के बाद सीढ़ियों में उस लड़के को
भागते हुए देखा। जूरर नंबर 8 कहता है कि उसने ऊपर धम की आवाज सुनी होगी। उसने दरवाजा खोला और किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनी और उसने मान लिया कि ये वही लड़का है, यानी कि उस आदमी का बेटा जिसका कत्ल हुआ है। इस बात से वहां पर बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं और एक बार फिर से वोटिंग की डिमांड की जाती है। और इस बार वोटिंग के बाद ये रिजल्ट आता है कि 6 लोग इस पक्ष में होते हैं कि लड़के ने खून किया है और 6 लोग इस पक्ष में कि वो बेगुनाह है, यानी कि वोटिंग दोनों तरफ बराबर हो चुकी है। और नंबर 10 कहता है कि अब हमसे इसका कोई फैसला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर गाड़ी अटक चुकी है, क्योंकि 6 लोग जो इस पक्ष में होते हैं कि लड़के ने खून किया है वो अपने फैसले में बहुत ही रिजिड होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। नंबर 8 कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अदालत हमारे इस फैसले को इतनी जल्दी स्वीकार करेगी क्योंकि हमने 2-2.5 घंटे अभी तक बहस की है, हमें 1-2 घंटे और देने चाहिए। और अभी तक इनके बीच में जितनी भी बात हुई होती है इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी भी हुई होती है, आपस में लड़ाई होने की नौबत तक आ चुकी होती है। लेकिन फिलहाल ये इस फैसले पर पहुंचते हैं कि अभी ये इस मुद्दे पर और तर्क करेंगे, जो बाकी के गवाह और सबूत हैं उन पर एक बार फिर से नजर डाली जाएगी। अब यहाँ पर जो जूरर नंबर 2 होता है वो कहता है कि मैं एक बार इस चाकू को देखना चाहूंगा। वो उस चाकू को देखता है और कहता है कि इस चाकू से ऊपर से नीचे की तरफ वार किया गया था। लड़के की हाइट उसके पिता से कम है और मुझे नहीं लगता कि कोई कम हाइट वाला ऐसा कर सकता है। तभी वहां पर जो जूरर नंबर 3 होता है वो कहता है चाकू मुझे दीजिए और वो कहता है कि कोई भी एक साहब यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। जूरर नंबर 8 उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो चाकू को उसी तरह से पकड़ता है, यानी कि ऊपर से, और वो हमला करके दिखाता है कि इस तरह से उस लड़के ने खून किया होगा। और यहाँ पर उनकी बात से, उनके एक्शन से कुछ लोग कन्विंस्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो जूरर नंबर 5 होता है उसकी परवरिश ऐसे ही इलाके में हुई थी जिस इलाके से वो लड़का था, यानी कि बस्ती में, और उसने अपने बचपन में ऐसा माहौल देखा था जहाँ पर चाकू चलाना, खून करना, ये सब आम बातें थी। और वो कहता है कि ये चाकू मुझे दिखाइए। वो कहता है मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं, मैं अपने बचपन को शायद कभी याद करना ही नहीं चाहता था। और वो बताता है कि इस चाकू को ऐसे नहीं चलाया जाता, ये बटन वाला चाकू है। इस चाकू को ऐसे खोला जाता है और नीचे से वार किया जाता है। अगर कोई ऊपर से वार करता है तो उसे पूरी तरह से अपनी ग्रिप बदलनी पड़ेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो लड़का चाकू चलाने में माहिर है, तो कोई ऐसा लड़का जो चाकू चलाने में माहिर हो वो इस तरह से किसी का भी मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी भी चीज में माहिर होता है उसके हाथ पैर खुद ब खुद वैसे ही चलना शुरू हो जाते हैं जिस तरह से वो काम होता है। जैसे हम जब ड्राइविंग करते हैं तो हम सोचते नहीं है, खुद ब खुद हमारे पैर और हाथ अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। इस बात से जूरर नंबर 3 को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, क्या तुमने कत्ल करने का डिप्लोमा कर रखा है? तभी वो अपनी शर्ट ऊपर करता है और उसके पेट में एक पुराने घाव का निशान होता है। वो कहता है कि ये घाव मुझे किसी ने ऐसी चाकू से दिया था। नंबर 3 कहता है क्या तुम उस वक्त कमरे में थे जब ये खून हुआ था? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? नंबर 5 कहता है कि नहीं, मैं उस वक्त कमरे में नहीं था, लेकिन आप भी उस वक्त कमरे में नहीं थे। और यहाँ पर एक बात और क्लियर हो जाती है कि वो लड़का जो चाकू चलाने में माहिर है उस तरह से अपने पिता का या किसी का भी कत्ल नहीं करता जिस तरह से उस आदमी का कत्ल हुआ था। और ये सब सुनने के बाद जो यहाँ पर जूरर नंबर 7 होता है, जिसको पूरी तरह से इस बात पर यकीन था कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया है, वो अपना वोट बदल देता है। वो कहता है कि मेरा वोट है बेकसूर। और इसके बाद एक बार फिर से वोटिंग की डिमांड की जाती है और एक बार फिर से वोटिंग होती है। और वोटिंग होने के बाद ये फैसला आता है कि 9 लोग इस पक्ष में हैं कि लड़का बेकसूर है और 3 लोग इस पक्ष में कि वो कसूरवार है। इसके बाद नंबर 8 जो शुरू से इस पक्ष में था कि लड़का बेगुनाह है, वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो बेगुनाह है या गुनहगार। हो सकता है वो गुनहगार हो सकता है वो बेगुनाह हो, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ शक है, सबके दिमाग में कुछ शक है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और वो उन 3 लोगों को जो इस पक्ष में होते हैं कि लड़के ने कत्ल किया है, वो उन्हें बोलता है कि अगर आपको लगता है तो आप हमें समझाइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़के ने कत्ल किया है। जूरर नंबर 4 बोलता है कि आपने काफी अच्छे तर्क दिए और खास तौर पर वो चाकू वाला।
लेकिन अभी भी आप उस औरत की गवाही को नकार नहीं सकते जो रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ वाली बिल्डिंग में रहती है और उसके कमरे से, उसकी खिड़की से वो कमरा बिल्कुल साफ साफ दिखता है जहां पर कत्ल हुआ था। और उसने अपनी गवाही में कहा था कि उसने गुजरती हुई लोकल ट्रेन के लास्ट 2 डिब्बों की खिड़कियों से देखा था कि उस लड़के ने अपने पिता का कत्ल किया और उसने चाकू ऊपर से ही मारा था। और हम इस औरत की गवाही को नकार नहीं सकते। नंबर 3 कहता है कि बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बाकी सारे सबूतों को, सारी गवाहियों को खिड़की से बाहर फेंक दें, लेकिन हम इस गवाह को नकार नहीं सकते। और ये गवाही सुनने के बाद जो यहाँ पर ज्यूरर नंबर 12 होता है वो अपनी गवाही, अपने पक्ष को बदल देता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लड़के ने ही अपने पिता का कत्ल किया है और मेरा वोट है कि लड़का गुनहगार है। और एक बार फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट आता है 4 लोग कसूरवार और 8 लोग बेगुनाह, क्योंकि जो इनकी आखिरी गवाही होती है, जो अब इनके पास इकलौता सबूत बचा है, जो कि वो औरत है जिसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा, उसकी गवाही को नकारना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी यहाँ पर जो ज्यूरर नंबर 3 होता है वो कहता है कि अब हम किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकते, हमें अदालत में जाना चाहिए और उन्हें बोल देना चाहिए कि हम किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते। ज्यूरर नंबर 4 कहता है कि हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से सीधा कोर्ट जाकर ये कह देंगे कि हम इसका फैसला नहीं कर सकते। और वो ये कहते कहते अपनी नाक के ऊपर सहलाता है, ऐसा लगता है कि उसे कुछ परेशानी हो रही है। और जब ये ज्यूरर नंबर 9 देखता है तो वो उसके पास आता है। वो ने कहता है कि अभी अभी आपने अपनी नाक के ऊपर सहलाया, क्या आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है? वो कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। वो कहता है माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने जिस जगह पर सहलाया वहां पर 2 गड्ढे भी हैं, क्या ये चश्मे की वजह से हैं? वो कहता है कि हाँ, ये चश्मे की वजह से है। और नंबर 9 कहता है कि माफ कीजिएगा, लेकिन वो औरत जो ये दावा करती है कि उसने रेलवे ट्रैक की दूसरी तरफ से ये खून होते हुए देखा, उसकी आंखों के दोनों तरफ ऐसे ही गड्ढे हैं और मैंने ये बहुत ध्यान से देखा था। यानी कि वो औरत नजर का चश्मा पहनती है। वहां पे जो बाकी ज्यूरी के मेंबर होते हैं वो भी कहते हैं कि हमने भी उसकी आंखों के दोनों तरफ गड्ढे देखे थे। ज्यूरर नंबर 8 बोलता है कि उसने कहा था कि वो उस वक्त सोने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने कत्ल होते हुए देखा। और ये सब कुछ इतनी फास्ट हुआ था कि उसके पास उतना वक्त ही नहीं था कि वो चश्मा उठाकर पहनती और खून होते हुए देखती। दरअसल उसने खून होते हुए देखा होगा, लेकिन उसे साफ साफ कुछ भी नहीं दिखा होगा। उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी होगी और उसे ये लगा कि वही लड़का है जो उस घर में रहता है और वो अपने बाप का कत्ल कर रहा है। क्या उस औरत से गलती नहीं हो सकती? नंबर 3 कहता है कि नहीं, उससे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर उस लड़के को फांसी हो जाए। और इसके बाद ज्यूरर नंबर 8 एक एक करके उन सब लोगों से पूछता है जिन्होंने अपना वोट लड़के के खिलाफ दिया होता है, और एक एक करके इन चारों में से 3 ये मान लेते हैं कि लड़का बेकसूर है, उस औरत को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखा होगा। और अब 12 के मुकाबले 11 इस बात को मानते हैं कि लड़का बेकसूर है, और सिर्फ ज्यूरर नंबर 3 ये मानता है कि लड़का अभी भी कसूरवार है। वो कहता है कि उस औरत के अलावा और भी तो कितने सारे सबूत है, वो चाकू है, वो बूढ़ा है जो नीचे रहता है। तभी एक ज्यूरी मेंबर बोलता है कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि सारे सबूतों को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दो, और हमारे पास अब सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये औरत। ज्यूरर नंबर 3 इस बात से पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि वो लड़का कसूरवार है, वो गुनहगार है। ज्यूरर नंबर 8 कहता है कि हमें आपको वजह बतानी पड़ेगी क्योंकि हमें आपकी वजह पर शक है। ज्यूरर नंबर 3 कहता है कि चाहे मुझे पूरी जिंदगी इसी कमरे में इसी कुर्सी पर बैठना पड़े, लेकिन मेरा फैसला आप बदल नहीं सकते। क्या कहा था उस लड़के ने? उसने कहा था मार डालूंगा मैं तुझे, और ये बात उसने अपने पिता से कही थी, उस पिता से जिसने उसे पैदा किया। वो कहता है कि मेरा भी एक लड़का था और एक दिन उसने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मारे और घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसके गम में मर गई, लेकिन वो उसे देखने तक नहीं आया। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है मैं कमरों में अकेला बैठा रहता हूँ, दीवारों को घूरता रहता हूँ, और ये अकेलापन उस चाकू से कहीं गहरा है जो मुझे हर रोज कई बार मारता है। और वो इन सबको अपने बेटे की फोटो भी दिखाता है। तभी ज्यूरर नंबर 8 उसके पास जाता है।
वो कहता है मुजरिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, उसे भी जीने का हक दीजिए। और जूरर नंबर 3 अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है ठीक है, बेकसूर। और इस तरह से इस पूरी ज्यूरी की एक ही राय बन जाती है और वो ये फैसला करते हैं कि वो लड़का बेकसूर है। और इसके बाद ये सब एक एक करके वहां से बाहर निकल जाते हैं और ज्यूरर नंबर 3 और ज्यूरर नंबर 8 अंत में एक साथ बाहर आते हैं। ज्यूरर नंबर 3 ज्यूरर नंबर 8 को कहता है कि आज से 2 साल पहले मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी और IMDb पर आज भी इसकी रेटिंग 8.9 है। बॉलीवुड में इसी फिल्म की कॉपी बनी थी जिस फिल्म का नाम है एक रुका हुआ फैसला और इस मूवी की भी IMDb पर रेटिंग 8.3 है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।